हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए प्राचीन बिहार का इतिहास शुरू किए थे। आज इसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। आज हम लोग मगध साम्राज्य शुरू करने वाले हैं। आपको पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिहार के इतिहास से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आपको आधुनिक मध्यकालीन इतिहास भी कंप्लीट करवा दिया गया है। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कभी भी, क्योंकि जितना भी उसमें डाला गया है फैक्ट्स वो प्रीवियसली जितना भी पूछा जा चुका है उससे रिलेटेड है और आगे जो आने की संभावना है वह भी उसमें फैक्ट्स डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिए। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ज़रूर वो वीडियो देखना चाहिए। चलिए, मगध साम्राज्य आज हम लोग देखते हैं। पहला, मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह महाभारत में मिलता है। ठीक है, प्रारंभिक उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में परास्त किया था। तो अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वह द्वंद्व युद्ध हुआ था और उसी में वो घटना जो है उसको महाभारत में लिखा गया है। तो यह मगध का शासक जरासंध था। ठीक है, महाभारत में गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, गंगा के उत्तर में कौन सा है? विदेह राज्य, और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख है। उत्तर में विदेह राज्य और मगध दक्षिण में। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध काल में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था, जो आज के दक्षिण बिहार में स्थित है। तो मगध देखिए, बुद्ध काल का एक शक्तिशाली राजतंत्र रहा था और वह दक्षिण बिहार में स्थित है। यह जरूर याद रखिएगा कि वह दक्षिण बिहार में स्थित था। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया है, जो गौरवमयी इतिहास, राजनीति एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। कालांतर में उत्तर बिहार का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो कि गौरवमयी इतिहास, राजनीतिक एवं धार्मिक का वैश्विक केंद्र बन गया। तो आपको इस स्लाइड से बस इतना याद रखना है कि इसका मगध का उल्लेख जो है महाभारत में किया गया है। जरासंध और भीम के बीच युद्ध हुआ था। उत्तर में गंगा के उत्तर में विदेह राज्य था और दक्षिण में मगध राज्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। तो यह विस्तार कितना है जरूर याद रखिएगा कि उत्तर में गंगा नदी, ठीक है, उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। मगध के प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। तो यह राजगिरी याद रखिएगा, 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। ठीक है, कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स, अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध जो था वह कौशल, वत्स और अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। तो आपको इस स्लाइड में से बस इतना याद रखना है कि इसका विस्तार कितना था मगध का। तो उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक। राजगिरी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है और अपने में मगध ने किस किस को मिला लिया था? तो कौशल, वत्स और अवंती को। तो जो फैक्ट्स हम इसमें बता रहे हैं आपको अंडरलाइन करके या गोल बना के, आप उसको
देखते चलिए और उसको नोट करते चलिए। ये पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि मगध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उसमें कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, प्रमुख शासक एवं राजवंश। अब कौन कौन प्रमुख शासक रहे थे मगध के, वो हम लोग देखते हैं। हर्यंक वंश का बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड या मंडक या नागदशक। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, यह तो याद ही होगा, नागदशक भी याद होगा। बस बीच का उदयभद्र, अनिरुद्ध और मुंड या मंडक, यह याद रखिएगा। यह तीन, उभयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड या मंडक, यह याद रखिएगा। शिशुनाग वंश, उसके बाद हर्यंक वंश के बाद कौन सा आया वंश, तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग में शिशुनाग, कालशोक, उसका नंदीवर्धन। ठीक है, नंद वंश, महापदम नंद, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविनाशक ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट का धनानंद जरूर याद रखिएगा। ठीक है, धनानंद, कैवर्त, ये सब छोटा छोटा है, वो सब अगर आपको एक बार पढ़ लीजिए ताकि ध्यान रहे, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं मौर्य काल में अब देखिए, इस नंद वंश के बाद मौर्य वंश आ गया था, इसलिए मौर्य काल के बारे में लिखा हुआ है। मौर्य काल में बिहार, पहले तो मौर्य काल कब से कब तक था, तो ये 323 ईसा पूर्व से 1885 ईसा पूर्व तक। मेगास्थनीज ने इंडिका में वर्णित जातियाँ, मेगास्थनीज आपको पता होगा, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, तो मौर्य काल के समय में ही वह आया था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो उसने जातियों का वर्णन किया है। ब्राह्मण या दार्शनिक, कृषक वर्ग, ग्वाले तथा आखेटक, व्यापारी तथा श्रमजीवी, कारीगर एवं शिल्पी, योद्धा अथवा सैनिक, निरीक्षक अथवा गुप्तचर, मंत्री एवं परामर्शदाता, सभासद। तो एक बार और देख लीजिए, ब्राह्मण या तथा दार्शनिक, कृषक वर्ग, ग्वाले तथा आखेटक, व्यापारी तथा श्रमजीवी, कारीगर एवं शिल्पी, योद्धा अथवा सैनिक, निरीक्षक अथवा गुप्तचर, मंत्री अथवा परामर्शदाता, सभासद। देखिए, इसमें आपको बस थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब कि क्या क्या है इसमें, मान लीजिए इसमें से कोई पूछा जा सकता है ऑप्शन में। बाकी आपको ये याद जरूर रहना चाहिए कि कब से कब तक इसका मौर्य काल, मतलब कि मौर्य काल का कब से कब तक, मतलब कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक रहा था, क्या काल था उसका, वो याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार को प्राप्त उपाधि, बिंदुसार को कौन कौन सा उपाधि प्राप्त था। यूनानी लेखों में अमित्रोचेट्स, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ में अमित्रघात, वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार, ठीक है, जैन ग्रंथ में सिंहसेन। तो आपको पता होगा कि यह सब नाम था। तो यूनानी लेखों में अमित्रोचेट्स, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ में अमित्रघात, वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन। ठीक है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य कौन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में मदद किया था। ठीक है, तो उनका क्या था सप्तांग सिद्धांत, यह हम लोग देखेंगे। राजा या स्वामी, पहला था राजा या स्वामी। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र एवं अभिन्न अंग माना है तथा उन्होंने राजा की तुलना शीर्ष सर्वोपरि से की है। उनका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ एवं बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देता है, क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देने चाहिए। तो कौटिल्य विशेषकर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। राजा जो वह एक मतलब राज्य का केंद्र होता है, वह अभिन्न अंग माना गया है, कौटिल्य ने माना है।
और वह सर्वोपरि होता है, वह उसको दूरदर्शी होना चाहिए, आत्मसंयमी होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, स्वस्थ तथा बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देता है, यानी कि आप कल्याणकारी हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो, क्योंकि आपको जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पर बिठाया गया है। और क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद निरंकुश शक्तियां नहीं देनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई उनको रोक टोक नहीं कर सकता है, बिल्कुल कोई अंकुश नहीं है उस पर, कुछ भी किया जा, मतलब राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है अमात्य या मंत्री। कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री दोनों की तुलना आँख से की है। तो अमात्य हो या मंत्री हो, उसकी तुलना किससे की है, आपसे पूछा जा सकता है सवाल, तो यह आँख से की है। ठीक है, अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके तथा राजा के कार्य में उसके सहयोगी की भूमिका निभा सके। तो आँख बोलने का क्या मतलब था कि वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल सके और साथ ही राजा का सहयोगी भूमिका निभा सके। तो उसकी तुलना किससे की गई है कि अमात्य और मंत्री जो होते हैं वह राजा के आँख के समान होते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं, जनपद। तीसरा क्या है, जनपद। कौटिल्य ने इसकी तुलना पैर से की है। तो जनपद का किससे किया है, तो पैर से। यहाँ पद शब्द भी इसमें है, तो पद से याद रखिएगा कि पैर से की है। ठीक है, तो पैर से की है। जनपद का अर्थ जनयुक्त भूमि अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग दोनों में जनपद माना है। कौटिल्य ने 10 गांव के समूह में संग्रहण, 200 गांव के समूह के बीच सार्वत्रिक, 400 गांव के समूह के बीच द्रोणमुख तथा 800 गांव में एक स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की बात कही है। तो कौटिल्य ने पहली बात तो जनपद को पैर से तुलना की है। ठीक है, जनपद का अर्थ उसने क्या बोला, जनयुक्त भूमि अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग दोनों है, यानी जनसंख्या भी है और वह जिस भूमि पर रह रहे हैं वह भी है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। कौटिल्य ने क्या कहा कि 10 गांव के समूह को क्या कहेंगे, मतलब वहाँ पर एक संग्रहण को नियुक्त किया जाएगा। 200 गांव के समूह को सार्वत्रिक, 400 गांव के समूह में द्रोणमुख। ठीक है, 800 गांव के समूह, 800 गांव में एक स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो ये चारों याद रखिएगा, 10 गांव संग्रहण की नियुक्ति। ठीक है, 200 गांव के समूह के बीच सार्वत्रिक, 400 गांव के समूह के बीच द्रोणमुख और 800 गांव में एक स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की बात कही है। ठीक है, तो यह जरूर याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। कौटिल्य ने चौथा क्या है, दुर्ग है। कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है। औदक दुर्ग जिसके चारों ओर, पहला क्या है, औदक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो। पर्वत दुर्ग जिसके चारों ओर चट्टान हो। तीसरा क्या है, धान्यवन दुर्ग जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो। चौथा क्या है, वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो। तो औदक क्या हुआ, जिसके चारों ओर पानी हो। ठीक है, पार्वत दुर्ग क्या हुआ, जिसके चारों ओर चट्टान हो। धानवन दुर्ग हुआ जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो। वन दुर्ग हुआ जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो। ठीक है, तो कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों से की है, भुजाओं से की है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि किससे तुलना की है, जरूर याद रहना चाहिए क्योंकि यह सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोस, पांचवा क्या है, कोस। इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की है। कोस का तुलना मुख से की है। ठीक है, उन्होंने कोस को राज्य का मुख्य अंग इसलिए माना है क्योंकि
कोष से ही कोई राज्य वृद्धि करता है तथा शक्तिशाली बने रहने के लिए कोष के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। उसने कोष में वृद्धि का मार्ग कर पोषण को बताया है, यानी टैक्स को बताया है। जिसमें प्रजा को अनाज का 6ठा भाग, व्यापारी का 10वां भाग, ठीक है। तो प्रजा को अनाज का कितना देना होगा? 6ठा भाग, व्यापारी को 10वां भाग, पशुधन के लाभ का 50वां भाग राजा को कर के रूप में अदा करना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अनाज का क्या है, प्रजा को अनाज का 6ठा भाग देना है, जितना मतलब किसान है अगर वह तो वह 6ठा भाग देगा। व्यापारी जो है वह 10वां भाग देगा, और पशुधन के लाभ का 50वां भाग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब, और इसको कोष को मुख से तुलना की गई है। दंड या सेना, 6ठा क्या है? दंड या सेना। कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से की है। कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताए हैं: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना। इसके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो तथा जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो तथा वीर गति को प्राप्त हो जाने पर जिसके परिवार को उस पर अभिमान हो, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दंड या सेना को क्या बताया गया है, किससे तुलना की गई? मस्तिष्क से। आते हैं 7वां, लास्ट है मित्र को कौटिल्य ने कान कहा है। क्या कहा है? कान। उसके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए तथा विपत्ति के समय सहायता के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, सभी के जीवन में मित्र काम आते हैं। ये सप्तांगिक सिद्धांत खत्म हो गया था, सॉरी, इसका जो हेडलाइन दिया हुआ है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया है। चलिए, अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रचारक थे वो याद रखिएगा, थोड़ा कठिन नाम होगा लेकिन, जैसे कि मज्झतिंक, ठीक है। तो कश्मीर और कांधार में किसको भेजा गया? मज्झतिंक को। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद है मज्झिम, हिमालय में किसको भेजा गया? मज्झिम। सोन व उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा गया। रक्षित को उत्तरी कर्नाटक भेजा गया, बनवासी। धर्म रक्षित अपरांतक, धर्म रक्षित अपरांतक। महारक्षित को कहाँ भेजा गया? यवन राष्ट्र। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। महादेव को मैसूर। महेंद्र एवं संघमित्रा, जो कि उनके पुत्र और पुत्री थे, उनको श्रीलंका भेजा गया। तो यह क्वेश्चन तो बहुत बार महेंद्र और संघमित्रा पूछ लिया गया है, तो अब हो सकता है कि अगर क्वेश्चन कठिन करना होगा तो बाकी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मज्झिंतक कश्मीर तथा कंधार में, मज्झिम हिमालय में, सोन व उत्तरा स्वर्ण भूमि, रक्षित उत्तरी कर्नाटक, धर्म रक्षित अपरांतक, महारक्षित यवन राष्ट्र, महाधर्म रक्षित तो महाराष्ट्र, महादेव मैसूर। तो इस तरीके से आप कुछ इसको निमोनिक्स बनाकर भी याद रख सकते हैं, किसी तरह कोशिश कीजिए। और इस तरह का जो चीज़ रहता है इसका स्क्रीन शॉट लेके और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आगे का अब हम लोग 3rd पार्ट में देखेंगे। इसके बाद 3rd पार्ट जो आएगा उसको भी आप देखिएगा, अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है, लंबा चैप्टर है और 4-5 पार्ट शायद आएगा पूरा प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट करने में। आप सारा वीडियो देखिएगा और जितना भी इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट्स बताया जाता है उसको आप नोट डाउन कीजिए। जहाँ स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत है स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको याद कीजिए, ठीक है। अब शायद अब पता नहीं एग्ज़ाम कब हो, 15 दिसंबर को हो या 17 नवंबर को। आप 17 नवंबर मान के ही चलिए और फटाफट ये सब कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। थैंक यू।